हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है, उसकी कक्षा 8 की सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 3 पुस्तक का चैप्टर वाइज MCQ का रिव्यू करेंगे, जो DSSB और EMRS TGT सोशल साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी 8 क्लास की पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 3, जिसका पहले चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आवश्यकता किस लिए है? तो उपरोक्त सभी के लिए है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ? 19वीं सदी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अवैध रूप से गैर कानूनी खरीद बिक्री के व्यापार को क्या कहा जाता है? मानव व्यापार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था? नवंबर 1946 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संघवाद क्या है? देश में एक से ज्यादा स्तरों की सरकार का होना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 6 दिसंबर 1946। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संविधान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन कौन से? तो उपरोक्त तीनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की? 1934 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेपाल एक गणतंत्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? 28 मई 2008। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया है? मौलिक अधिकार को। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, धर्मनिरपेक्षता की समझ। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? उपरोक्त तीनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने किस पर पाबंदी लगाई? छुआछूत पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका की वफादारी शपथ में क्या शब्द आता है? ईश्वर की छत्र छाया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? राज्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2004 में फ्रांस में किस प्रकार का कानून बनाया गया? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सन 1960 के दशक में फ्रांस में किन की कमी हो गई थी? मजदूरों की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के उपनिवेश देशों के नाम बताओ? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2004 में फ्रांस में कौन सा कानून बनाया गया था? तो स्कूल में ना आना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वफादारी की शपथ कहाँ पर ली जाती थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। धार्मिक त्योहार कहाँ नहीं मनाए जाते? स्कूल में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक की पंक्ति में आता है? हिंदू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है? हाँ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया? धर्मनिरपेक्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस धर्म में देश गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने की आज़ादी नहीं है? सऊदी अरब में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। हमें संसद क्यों चाहिए? पहला प्रश्न है, संविधान का निर्माण किसके मेल से होता है? उपरोक्त तीनों के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विधान पालिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, इसकी मांग किस सन में की गई? 1885 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस तरह ये मांग की गई कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ईवीएम मशीन के इस्तेमाल से लगभग कितने लाख वृक्षों की सुरक्षा हुई? तो 1,50,000। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के कितने अंतराल में चुनाव कराए जाते थे? 5 साल में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? कई राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर एक सरकार बनाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसद का निर्माण किस सन में किया गया था? सन 1930 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 5। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सीटें राज्यसभा में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब संसद सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले क्या होता है? प्रश्नकाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 60 साल पहले संसद में कितने प्रतिशत महिलाएं थी? 4%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज के समय में संसद में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? 9% से थोड़ा ऊपर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वीकृति शब्द का क्या अर्थ है? किसी चीज पर अपनी सहमति देना या किसी कार्य के पक्ष में काम करना। का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसद में के क्या कार्य होते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2004 के आम चुनावों में पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था? ईवीएम मशीन का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 245। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 545। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्यता करता है? राज्यसभा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं है? 25 वर्ष की कम उम्र हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा निम्न सदन का गठन कब हुआ था? 1951-52 में। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना? 1909 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत में ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ? 2004 में। अगले सवाल की ओर तब बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। न्यायपालिका। पहला प्रश्न है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश में कितने स्तरों पर अदालतें हैं? 3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश किस अदालत के मुखिया होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो उपरोक्त तीनों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में किस किस राज्य का उच्च न्यायालय है? 1 और 2। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिनमें किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना होती है? जैसे कहते हैं दीवानी कानून। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर में स्थित 7 राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 62 वर्ष की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितने मामलों में प्राथमिकी दर्ज करवाना अनिवार्य है? फौजदारी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 31। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितने समय बाद अदालत शांति की जमानत मंजूर कर लेती है? 1 महीने बाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितने युवाओं के गिरोह का भंडाफोड़ किया जो गहने चोरी करते थे? इंस्पेक्टर शर्मा ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस क्या भूमिका निभाती है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गवाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? उस व्यक्ति के लिए जिसने मामले के संबंध में कुछ देखा, सुना या जाना हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह तय करना किसका काम है? न्यायाधीश का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपराध की जांच के दौरान पुलिस को क्या करने का अधिकार नहीं है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डी के बसु दिशा निर्देश किसके लिए बनाए गए थे? पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपराध की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी की पोशाक पर क्या क्या अंकित हुआ होना चाहिए? का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितने घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति के परिजनों को सूचित किया जाता है? 8 से 12 घंटे के भीतर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। FIR को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? प्रथम सूचना रिपोर्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। न्यायाधीशों की भूमिका क्या होती है? न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है? तो उपरोक्त सभी में होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निष्पक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है? न्यायसंगत व्यवहार करना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हेग में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1966 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब और हरियाणा वे उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है? दीवानी कानून। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था की थी? 1980। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का पर्याप्त दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? आत्महत्या। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, हाशियाकरण की समझ। पहला प्रश्न है। आदिवासी कहाँ रहते थे? जंगलों में। आदिवासी का क्या अर्थ होता है? मूल निवासी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आदिवासी को किस नाम से जाना जाता है? जनजाति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की कुल आबादी का कितने प्रतिशत आदिवासी है? 8%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काली हांडी जिला किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 48। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? 372। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय पार्क और वन्य अभयारण्य का कुल कितना क्षेत्रफल आता है? तो वह आता है 1,96,652 वर्ग किलोमीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस तरह के आदिवासी समूह हैं? तो जनजातीय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आदिवासी मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते थे? संथाली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज अकेले असम में 1.5 लाख आदिवासी हैं, 70 लाख। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में आदिवासी समूह नहीं है? हरियाणा में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2005 में न्यायमूर्ति रजिस्टर सच्चर कमेटी का संबंध किससे है? मुसलमानों से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण इलाकों में कितने प्रतिशत आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे हैं? 40%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी बहुल क्षेत्र है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के अधिकतर खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र किन इलाकों में पाए जाते हैं? आदिवासी इलाकों में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रकार के आदिवासी समूह हैं? 500 तरह के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आदिवासी किसकी उपासना करते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया? 19वीं सदी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्कूलों के उत्सव पर सरकारी कार्यक्रम, किताबों और फिल्मों में आदिवासियों को किस तरह के रूप में दिखाया जाता है? उपरोक्त सभी।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या आदिवासी बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन थे, नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आदिवासी समूह अपनी आजीविका कैसे चलाते थे, का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आदिवासी के बच्चे मुख्यतः किस बीमारी का शिकार थे, कुपोषण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी है, 13.4%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मुसलमानों को अधिकतर किन निशानियों से पहचानने की कोशिश की जाती है, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत में मुसलमानों को किस समुदाय के अंतर्गत माना जाता है, हाशियाई समुदाय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, घेटोआइजेशन शब्द का क्या अर्थ होता है, जहां एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। अगले सवाल की तरफ, घेटोआइजेशन लोगों के मन में किसे जन्म देता है, का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हाशिए पर होने का क्या कारण होता है, महत्वहीन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वर्तमान में कौन सा समुदाय हाशियाकरण का शिकार है, तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, हाशियाकरण से निपटना। पहला शब्द है, दलित शब्द का क्या अर्थ होता है, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय हाशियाई समुदाय है, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम कब पास किया गया, तो 1989 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत के नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, 6। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा वर्ग आरक्षण की श्रेणी में आता है, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आदिवासी 1989 के अधिनियम का किस रूप में सहारा लेते हैं, उपरोक्त सभी घटनाओं पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आरक्षित नीति से किस वर्ग को लाभ होता है, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेयर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स एक्ट कब पास किया था, 1993 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सफाई कर्मचारी ने सिर पर मैला ढोने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका कब डाली थी, 2003 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, रत्नम के परिवार का सामाजिक बहिष्कार क्यों किया गया, रत्नम ने पुजारियों के पैर धोने से इनकार कर दिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया था कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, बंधन या जन्मजात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाली योजना कौन सी है, तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठन में व्यक्तियों ने 2003 में सर्वोच्च न्यायालय में किसके खिलाफ जनहित याचिका हाजिर की थी, तो सिर पर मैला ढोना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन किया गया था, तो अनुच्छेद 17। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पाठ के अनुसार किस गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे थे, का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जकमालपुर गांव में कितने साल बाद एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है, तो 5 साल बाद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कितने गांव के पुजारी मिलकर इस पूजा को करते थे, 20। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पाठ के अनुसार रत्नम कौन था, एक दलित समुदाय का एक व्यक्ति। अगले सवाल की तरफ, रत्नम किस विषय की पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियर की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ लोगों ने मिलकर कहाँ आग लगा दी थी, रत्नम की झोपड़ी में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, रत्नम ने किस तरह के कानून के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी, का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पाठ के अनुसार कबीर कौन सी सदी के कवि थे, 15वीं सदी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कबीर पेशे में क्या थे, बुनकर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कबीर की कविताओं में किसकी आलोचना की गई, ताकतवर लोगों की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, मैला ढोने वाले लोगों के शरीर के किन भागों पर असर पड़ने का खतरा था, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पाठ के अनुसार समाज से किसका बहिष्कार किया गया, रत्नम और उसके परिवार का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, किन जगहों पर अभी भी मेला ढोने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जन सुविधाएं। पहला प्रश्न है, वह सुविधा जो एक साथ जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को उपलब्ध होती कहलाती जन सुविधा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति कितना पानी मिलता था, 1600 लीटर। अगले सवाल की तरफ चलते, चेन्नई में जलापूर्ति की क्या विशेषता है, 2 और 3 दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते, दुनिया के सभी लोगों की जलापूर्ति पर कैसी पहुंच होनी चाहिए, सार्वभौमिक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जलापूर्ति का काम केवल किसके हाथों में होना चाहिए, सरकार के।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सुलभ इंटरनेशनल किस प्रकार का संगठन है? गैर सरकारी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सुलभ इंटरनेशनल किस चीज के निर्माण पर बल देता है? शौचालय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किन चीजों को जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मध्यम वर्ग के लोग पानी की कमी का हल किस प्रकार करते थे? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत के लगभग कितने प्रतिशत परिवारों में ही स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध है? लगभग 36%। 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच चुकी है? 44%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मूलभूत सुविधाएं कौन सी होती है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जन सुविधाओं में क्या शामिल है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से क्या जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सभी लोगों को जन सुविधाएं कौन प्रदान करता है? सरकार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से क्या लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस देश में पानी की आपूर्ति निजी कंपनी को सौंपी गई? बोलीविया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी सुविधा जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को उपलब्ध थी? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चेन्नई के किस इलाके में नल में 24 घंटे पानी रहता है? अन्ना नगर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चेन्नई का कौन सा इलाका जलापूर्ति की समस्या से जूझ रहा है? मेलापुर। अगले सवाल की तरफ। मेलापुर में रहने वाले सुब्रमण्यम को हर महीने पानी का टैंकर खरीदने के कितना धन खर्च करना पड़ता था? 500 से 600 रुपए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसके कारण पैदा होने वाली बीमारी से रोज 1600 से ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते थे? पानी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है? अनुच्छेद 21। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निजी कंपनी की किस में रुचि नहीं होती थी? 1 और 2 दोनों में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमेशा से निजी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सरकार किस जन सुविधा के लिए निजी कंपनी का सहारा ले सकती है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शहरी इलाकों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम कितना पानी मिलना चाहिए? तो 135 लीटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्रति व्यक्ति कितना पानी मिलता है? तो 20 लीटर से कम। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, कानून और सामाजिक न्याय। तो पहला प्रश्न है। भारतीय संविधान में बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी कितने वर्ष की है? 6 से 14 वर्ष तक। अगले सवाल तक चलते हैं। किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना और बदले में उसे उचित मेहताना न देना कहलाता है शोषण। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मजदूरों को मेहताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहताना मिले, इसके लिए कौन सा कानून बनाया गया? न्यूनतम वेतन कानून। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सरकार ने मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए कौन सा प्रावधान किया है? पहला और दूसरा दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अधिक लाभ कमाने के लिए कौन मजदूरों का शोषण कर देते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी प्रयोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए वस्तु बनाता क्या कहलाता? उत्पादक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना कहलाता बाल श्रम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद में बाल श्रम का निषेध है? अनुच्छेद 24। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस आयु के बच्चों को काम करने पर रखने का निषेध है? 5 से 14। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 1.2 करोड़ है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुई थी? यूनियन कार्बाइड। अगले सवाल की तरफ जाए। यूनियन कार्बाइड कंपनी किस देश की थी? अमेरिका की। अगले सवाल की तरफ जाए। यूनियन कार्बाइड कंपनी में 2 दिसंबर 1984 को कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो वे थी मिथाइल आइसोनेट नाइट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शुद्ध वातावरण में क्या सम्मिलित है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ जाए। भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ितों के लिए कितने हर्जाने की व्यवस्था है? 47 करोड़ डॉलर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विदेशी कंपनियों का भारत में आकर उद्योग लगाने का क्या कारण था? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1984 से पहले लोग पर्यावरण को कैसा मानते थे? मुफ्त की चीज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
दिल्ली में डीजल से चलने वाले वाहन अब किससे चलते हैं? सीएनजी से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति संसद के किस अंग का सदस्य है? इनमें से किसी का भी नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसकी स्वीकृति के बाद संसद के फैसले लागू होते हैं? राष्ट्रपति की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण किसका होता है? लोकसभा का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पैसे के मामले में कौन सा सदन शक्तिशाली है? लोकसभा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लोग लंबे समय के लिए नियुक्त किए गए लोग क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक सेवा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लोक सेवा में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? सिविल सर्वेंट। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अगर उसे मंत्री बना दिया जाता है तो उसे कितने समय के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना चाहिए? 6 माह। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मंत्रिपरिषद में विभिन्न स्तरों के लगभग कितने मंत्री होते हैं? 60 से 80। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैबिनेट में कितने मंत्री होते हैं? लगभग 20। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर डैश त्याग पत्र दे तो पूरा मंत्री इस्तीफा दे देता है? प्रधानमंत्री। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? अप्रत्यक्ष। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? प्रत्यक्ष। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के कार्यकाल का समय कितना है? 4 साल। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव हटाने के लिए कितने डैश बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है? तो 2/3। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी कहाँ हुई थी? भोपाल में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सुरक्षा उपायों को लागू करने की जिम्मेदारी किस पर होती है? सरकार के। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो स्वास्थ्य का अधिकार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेकार प्रतिबंध है? अनुच्छेद 23। बढ़ते हैं अपने इस पुस्तक के अंतिम प्रश्न पर। पानी का अधिकार और जीवन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? वह आता है अनुच्छेद 21 में। तो दोस्तों, ये था हमारा सामाजिक राजनीतिक जीवन कक्षा 8 की पुस्तक का MCQ रिव्यू। ऐसी ही और भी NCERT MCQ सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।